सभी दर्शकों को नमस्कार। A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CPC मेंस यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम प्लेंट यानी कि वाद पत्र, WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट, जिसको हम लिखित कथन भी कहते हैं, और उसके बाद इश्यू यानी कि विवादक के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का यह पहला भाग है, जिसमें हम वाद पत्र कैसे लिखें इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि वाद पत्र कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, वाद पत्र का क्या प्रारूप होता है, और किसी मुकदमे में अपना पक्ष रखने के लिए किसी व्यक्ति को कैसे वाद दाखिल करना चाहिए। ये जो है आपका प्रश्न मुख्य परीक्षा में अवश्य ही आता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वाद पत्र कैसे लिखें। वाद पत्र क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाद पत्र होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी। तो वाद पत्र वह दस्तावेज है जिसे न्यायालय में प्रस्तुत करके वादी वाद संस्थित करता है। इसे उर्दू में अर्जी दावा भी कहते हैं। इसमें उन तमाम तथ्यों का अभिवचन होता है जिनके आधार पर न्यायालय से अनुतोष की मांग की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 में वाद पत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो वाद पत्र क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपना मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत करता है, और इसे उर्दू में अर्जी दावा कहते हैं। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। वाद पत्र में ऐसे तमाम तथ्यों का अभिवचन होता है, मतलब उल्लेख होता है उसमें, जिनके आधार पर वादी क्या करता है? अनुतोष की मांग करता है, न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है। इसी को वाद पत्र कहते हैं। बाकी इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए आदेश संख्या 7 CPC में पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, लिखित कथन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जिस प्रकार वादी का अभिवचन वाद पत्र होता है, उसी प्रकार प्रतिवादी का अभिवचन लिखित कथन होता है। लिखित कथन वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से प्रतिवादी वादी द्वारा लगाए गए अभिकथन या मांगे गए दावों का बचाव प्रस्तुत करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 में लिखित कथन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो वाद पत्र का जवाब लिखित कथन होता है, जिसमें जो है प्रतिवादी क्या करता है? इसका जवाब देता है, वाद पत्र का जवाब देता है। इसी को लिखित कथन कहते हैं। और इसके माध्यम से क्या है? प्रतिवादी वादी द्वारा लगाए गए अभिकथन और उसके द्वारा मांगे गए अनुतोष या फिर मांगे गए दावे का बचाव प्रस्तुत करता है। एक तरह से ये वाद पत्र का जवाब होता है, जो कि प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विवादक यानी कि इश्यू की बात करते हैं हम, और इसको वाद बिंदु भी कहते हैं। वाद पत्र और लिखित कथन के आधार पर न्यायालय विवादक स्थिरीकरण करता है। विवादक स्थिर करने से तात्पर्य न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद का अभिनिश्चय करना है। आदेश 14 में विवादक स्थिर किए जाने से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो जब न्यायालय के पास कोई वाद पत्र आता है, प्रतिवादी उसका जवाब देता है, तो इन दोनों के आधार पर न्यायालय क्या करता है? विवादक स्थिरीकरण करता है। जिस तरह से आपराधिक मामलों में न्यायालय आरोप तय करता है, आरोप पत्र बनाता है, उसी प्रकार से सिविल मामलों में न्यायालय विवादक स्थिर करता है। मतलब वाद पत्र और लिखित कथन के आने के बाद न्यायालय क्या करता है? मामले में वास्तविक विवाद क्या है,
इस चीज़ का अभिनिश्चय करता है, इस चीज़ का निर्धारण करता है। और उसी के बाद सिविल मुकदमा आगे बढ़ता है, एविडेंस में चला जाता है, साक्ष्य में चला जाता है। तो इन तीनों पॉइंट को हम जो है इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम वाद पत्र के बारे में बात देखेंगे, वाद पत्र के बनाने के बारे में देखेंगे, उसके फ्रेमिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। यूपी पीसीएसजे 2022 का हमने ये क्वेश्चन उठाया है, जो कि ये एक प्रॉब्लम आई थी वहाँ पर, और इसमें वाद पत्र लिखने के लिए आया था। तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएसजे 2022 का प्रश्न है। इसमें क्या है, वादी ए एक मकान का स्वामी है, उसके एक हिस्से में प्रतिवादी ब रहता है। प्रतिवादी ने पिछले 10 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है। वादी इस आधार पर मकान खाली कराना चाहता है और मकान का किराया वसूल करना चाहता है। तो देखिए ये एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से आपका देखिए क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर मकान खाली कराने एवं बकाया किराया वसूल करने हेतु ए की ओर से वाद पत्र लिखिए। 15 नंबर का एक पूछा गया है। उसके बाद देखिए उपयुक्त प्रश्न ए के वाद पत्र के उत्तर में प्रतिवादी ब की ओर से लिखित कथन का प्रारूप लिखिए। ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए उपयुक्त प्रश्न ए और बी के अभिवचन पर वाद बिंदु का प्रारूप बनाइए। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के आपका ये 40 नंबर का क्वेश्चन आपका बना है। और इसी प्रकार से अन्य राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से वाद पत्र, लिखित कथन, वाद बिंदु यानी कि विवादक स्थिर करना, ये सब पूछा जाता है। और इसके अलावा जजमेंट राइटिंग भी आती है। तो जजमेंट राइटिंग की चर्चा हम आगे किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी जो है हम इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान देखते हुए इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हमें वाद पत्र लिखना है। और इस प्रॉब्लम से आप जो है अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो वाद पत्र लिखना है हमें, ये किराया वसूली के लिए और मकान खाली कराने के लिए जो है लिखा जाना है। तो चलिए इसी को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसको ये कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं वाद पत्र कैसे लिखा जाता है। ये आपको जो है अपनी कॉपी में लिखना है, और इसको आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसके आधार पर ही आगे चल करके लिखित कथन लिखा जाएगा, और लिखित कथन के बाद ही इश्यू बनाया जाएगा। तो ये आपका लिखना ज़रूरी है, इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। चलिए देखते हैं। न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश लखनऊ, यहाँ पर जो है आप कोई भी ज़िले का नाम लिख सकते हैं अपने प्रदेश के अनुसार। तो हमने जो है यहाँ पर लघुवाद न्यायालय, सबसे ऊपर जो आप प्रारूप बनाएंगे इसमें सबसे ऊपर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद देखिएगा लघुवाद संख्या और वर्ष इसमें लिखना होता है। आगे देखिए पुत्र श्री शाह, यानी कि यहाँ पर जो है वादी का नाम है, क्योंकि हमें वादी के पक्ष में वाद पत्र तैयार करना है। वादी के पिता का नाम मान लीजिए शाह है, उसकी आयु हमें लिखनी होगी, कितने वर्ष का वो है, निवास स्थान उसको कहाँ का वो निवासी है, उसकी तहसील क्या पड़ती है, उसका थाना क्या पड़ता है, और उसका ज़िला क्या पड़ता है। तो ये हमें जो है पूरा फॉर्मेट इस तरह से लिखना होता है। सबसे पहले वादी का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी आयु क्या है, वो कहाँ का निवासी है, तहसील, थाना और ज़िला, ये सब लिखना होता है। यहाँ पर जो ये लघुवाद संख्या है, यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ना होता है आपको, क्योंकि लघुवाद संख्या जो है न्यायालय लिखता है अपने रिकॉर्ड के अनुसार। और यहाँ पर जो है आपको वर्ष लिखना होगा। 2025 है तो 2025 आप लिखेंगे, 2024 है तो 2024 को लिखेंगे। तो जो भी आपका उस समय कोई भी
वर्ष चल रहा है उसी को आपको लिखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रार्थी ओब्लिक वादी, तो यहाँ पर ये पूरा वादी का ब्यौरा आ जाएगा। इसको प्रार्थी भी बोल सकते हैं, लेकिन वादी ज़्यादा उपयुक्त होता है। आगे देखिए, बनाम आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको प्रतिवादी का विवरण लिखना होगा, क्योंकि हमें जो है वादी के पक्ष में वाद पत्र तैयार करना है, और जो प्रतिवादी है वो बा के विरुद्ध प्रतिवाद जो है डॉक्यूमेंट बनाना है, यानी कि वाद पत्र बनाना है। तो बा के विरुद्ध बनाना है। बा का विवरण लिखेंगे। बा पुत्र श्री दा, उसके पिता का नाम, उसकी आयु कितने वर्ष का है, निवासी कहाँ का वो निवासी है, तहसील क्या पड़ती है उसकी, उसका थाना क्या पड़ता है, और उसका ज़िला क्या है। और बाद में आप यहाँ पर उसका लिख देंगे प्रतिवादी, जैसे कि विपक्षी या प्रतिवादी। इतना फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज में यानी कि कोर्ट में वाद पत्र देते हैं तो ये आपका पूरा ऐसा ही फॉर्मेट बनता है। यहाँ पर आपका इतना स्पेस ऊपर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है टिकट लगाए जाते हैं, कोर्ट की फीस के टिकट लगाए जाते हैं, तो इतना स्पेस आपको यहाँ पर अवश्य छोड़ना होता है। इसके अलावा आपको जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड में भी ज़्यादा स्पेस छोड़ना होता है, लगभग 1.5 से 2 इंच का यहाँ पर ये भी छोड़ना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये आपको जो है जब कोर्ट में कोई वाद पत्र दाखिल करते हैं तो ये इस तरह का आपको प्रारूप बनाना अवश्य होता है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, वादी निम्नलिखित निवेदन करता है। नंबर 1, यह कि वादी भवन संख्या, यहाँ पर मतलब भवन का ना संख्या जो भी हो, मतलब अपने भवन के बारे में वो बताना चाह रहा है। भवन संख्या, मोहल्ला जिस मोहल्ले में वो रहता है, जनपद जिस जिले में वो रहता है, का स्वामी है। यानी कि वादी जो है अपने भवन के बारे में बता रहा है कि मैं इस भवन का स्वामी हूँ, जो कि इस मोहल्ले में है और इस जनपद में है। वादी के इस भवन के एक हिस्से में 2 कमरे, शौचालय, रसोई घर, बाथरूम है। वह बाथरूम है जिसको वादी ने प्रतिवादी को संविदा की शर्तों के मुताबिक रुपया 1000 प्रति माह की शर्तों पर किराए पर दिया गया था। किराएदारी प्रत्येक माह के प्रथम तारीख से शुरू होकर 30 तारीख को समाप्त होती है, और किराए का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के अग्रिम धन के रूप में लिया जाना तय है। तो यहाँ पर जो है वादी ने अपने बारे में जो है बताया है, अपने बारे में नहीं अपने भवन के बारे में बताया है कि उसका भवन कहाँ पर है, और जो है प्रतिवादी के बारे में बताया है कि मेरे पास एक मकान है जिसमें ये है, और जिसने जो है प्रतिवादी को 1000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया था, शर्तों के मुताबिक दिया था। ये वो सब बताना चाह रहा है जो कि हम प्रॉब्लम में पीछे पढ़ के आए हैं। मतलब यहाँ पर आपको अमाउंट प्रॉब्लम में तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें दर्शानी पड़ेंगी, जिसके आधार पर ही आपको आगे चल के अनुतोष चाहिए होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, आपका ये प्रॉब्लम है यहाँ पर जो हम पीछे देखे थे, इसके आधार पर ही ये पूरा आपका प्रारूप तैयार हो रहा है। इसमें हालांकि जो है अमाउंट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर अमाउंट दर्शाना पड़ेगा। अमाउंट के आधार पर ही कोर्ट फीस तय होती है, और अमाउंट के आधार पर ही आप अनुतोष प्राप्त करते हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम देखी थी कि वादी एक मकान का स्वामी है, उसके एक हिस्से में प्रतिवादी बह रहता है। प्रतिवादी ने पिछले 10 महीने के मकान का किराया नहीं दिया है, यहाँ पर 10 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है, और वादी इस आधार पर अपना मकान खाली कराना चाहता है। तो सबसे पहले हमने उसी के बारे में लिखा कि मकान कहाँ पर है और प्रतिवादी से किस प्रकार की संविदा हुई थी। तो किराएदारी जो है माह के प्रथम तारीख से शुरू होकर 30 तारीख को समाप्त होती है, और किराए का भुगतान माह के प्रथम सप्ताह से अग्रिम धन के रूप में लिया जाना तय है संविदा के अनुसार। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। यह है कि प्रतिवादी ने मार्च माह 2024 से अब तक, जो कि 10 माह होता है, का किराया
संविदा की शर्तों के अनुसार वादी को भुगतान नहीं किया है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो इसमें प्रश्न में आया है, वो 10 माह का किराए के बारे में बात की गई है। उसी को हमें यहाँ पर 10 माह दिखाना पड़ रहा है, जो कि मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 माह होता है। हालांकि ये महीने और जो दिन हैं या वर्ष हैं, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम में पूछा जाए, या ये फिर काल्पनिक भी हो सकती है। यहाँ पर कोई और महीना या तारीख कुछ भी हो सकता है, वो सब प्रारूप या समस्या के आधार पर तय होता है। चूँकि हम यहाँ पर एक प्रारूप की चर्चा कर रहे हैं, प्रारूप बना रहे हैं, तो ये कोई निश्चित नहीं है कि कोई तारीख ही यहाँ पर किसी वर्ष की निश्चित हो या कोई महीना निश्चित हो। तो आपके 2 पॉइंट होते हैं। उसके बाद देखिएगा, यह कि इस दौरान वादी ने प्रतिवादी को मौखिक रूप से किराया अदा करने को कहा, परंतु उसने किराए का भुगतान नहीं किया है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपका आता है कि वादी ने प्रतिवादी को मौखिक रूप से कहा कि किराया दे दीजिए, लेकिन उसने किराया का भुगतान नहीं किया है। आगे चलिएगा, चौथा पॉइंट देखिए, यह कि वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 1 जनवरी 2025 को पंजीकृत नोटिस के जरिए सूचित किया कि संविदा की शर्तों के मुताबिक किराए का भुगतान न करने के कारण वह उसकी किराएदारी समाप्त करता है। यह वह नोटिस प्राप्ति के 10 दिन के अंदर किराए की बकाया धनराशि मुकबिल रुपया 1000 रुपये का भुगतान कर दे और मकान खाली कर वादी को कब्जा दे दे। ऐसा न करने पर वह उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में किराया वसूली का व बेदखली का वाद प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर क्या है, उसको ये बताना पड़ेगा नोटिस के बारे में कि मैंने जो है इस संबंध में उसको इतनी तारीख को एक नोटिस दिया है और उसको सूचित किया है कि उसकी किराएदारी समाप्त की जा रही है भुगतान न करने के कारण, किराया ना देने के कारण। और अगर वो 10 दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है तो क्या करूँगा, मैं उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपने किराया वसूली के लिए और अपने मकान को खाली कराने के लिए वाद प्रस्तुत करूँगा। तो यहाँ पर भी तारीख आप देख रहे हैं, 1/1/2025 को नोटिस जारी करने की बात बताई गई है। तो ये तारीख भी कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये काल्पनिक हो सकती है, तो उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप जो है 10 दिन का समय है, यहाँ पर आप 15 दिन भी लिख सकते हैं कि 15 दिन का मैंने उसको समय दिया, 10 दिन का समय दिया, लेकिन यहाँ पर मोस्टली 15 दिन का ही समय अधिकांश दिया जाता है, तो आप इसको 15 दिवस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यह है कि प्रतिवादी ने नोटिस दिनांक 1/1/2025 का न तो उत्तर दिया और न ही बकाया किराए का भुगतान किया और न ही मकान खाली किया, जिससे यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी के विरुद्ध बेदखली का व बकाया किराए हेतु वाद प्रस्तुत कर उसे बेदखल कर बकाया किराए की वसूली करे। तो यहाँ पर देखिए, 5वें पॉइंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि प्रतिवादी के ने प्रतिवादी को जो 1 तारीख को 1 जनवरी को नोटिस दिया था, उसने उसका ना तो जवाब दिया है और ना ही कोई उसने बकाया किराया दिया है और ना ही वो मकान खाली कर रहा है। तो अब क्या है, ये आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी के विरुद्ध बेदखली का वह बकाया किराया वसूल हेतु वाद प्रस्तुत करे। अगला पॉइंट है आपका यह कि वाद कारण न्यायालय की सीमा के अंतर्गत सर्वप्रथम मार्च माह 2024 के प्रथम सप्ताह के बाद प्रत्येक दिवस व दिनांक 1/1/2025 को जब वादी द्वारा प्रतिवादी को किराएदारी की समाप्ति की नोटिस दिया उत्पन्न हुआ और अभी भी कायम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये लिखना ही होता है कि वाद कारण कब उत्पन्न हुआ है। तो वाद कारण कब उत्पन्न हुआ है, जब उसने मार्च 2024 को, जब उसको प्रथम सप्ताह में किराया देना था, उसने किराया नहीं दिया है, तभी से वाद प्रारंभ हो गया था, वाद कारण प्रारंभ हो गया था, वाद हेतुक प्रारंभ हो गया था। और तब से लेकर के जो है 1 तारीख जब मैंने नोटिस दिया उसको, तब तक वाद कारण बना रहा, क्योंकि वो
अपना किराया नहीं दे रहा है और ना ही मकान खाली कर रहा है। उसके बाद अभी भी उसने जो है किराया नहीं दिया है, ना ही जो है मकान खाली किया है, तो ये अभी भी विवाद बना हुआ है, मतलब वाद कारण बना हुआ है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको वाद कारण के बारे में लिखना ही होता है। आगे चलेंगे। यह है कि वादग्रस्त विषय वस्तु न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, अतः प्रस्तुत वाद में न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो ये लाइन भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये आपको बताना पड़ेगा न्यायालय को कि जो विवादग्रस्त विषय वस्तु है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा के अंतर्गत आती है और न्यायालय को सुनवाई का उस पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है यह कि वाद योजित करने में दोनों पक्षों के मध्य कोई दुर्संधि नहीं है। तो ये भी आपको जो है बताना होगा कि मैं जो ये वादी हूँ, अपना वाद प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे जो है हम दोनों के बीच यानी कि वादी और प्रतिवादी के बीच में कोई भी दुर्संधि नहीं है, मतलब कोई भी कपटपूर्ण तरीके से हम वाद योजित नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट है यह कि अनुतोष का मूल्य अंकन 1000 रुपये है, जिस पर 10,000 रुपये है, जिस पर न्यायालय शुल्क अदा कर दिया गया है। ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है क्योंकि इसमें जो है न्याय शुल्क अदा करने की बात की गई है। तो यहाँ पर अनुतोष कितना है? 10,000 रुपये। 1,000 रुपये प्रति माह का किराया है, 10 महीने का किराया नहीं दिया है, तो 10,000 रुपये है। तो अनुतोष 10,000 रुपये वो चाहता है और जिस पर जो भी आपका कोर्ट फीस लगेगी, न्याय शुल्क लगेगा, वो अदा कर दिया गया है, यानी कि उसको ये अदा करना होगा। उसके लिए क्या होता है, जो न्याय शुल्क होता है वो या तो न्यायालय में जमा किया जाता है या फिर उसके लिए एक अलग से एक एफिडेविट टाइप का एक न्याय शुल्क का पेज आता है, वो खरीद के उसके साथ अटैच करना होता है वाद पत्र के साथ। तो वो सब प्रैक्टिकल बातें हैं, वो कभी कोर्ट में से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है देखिए, अमाउंट भी आपको जो न्याय शुल्क होता है वो भी आपको यहाँ पर खोलना होता है, क्योंकि जो कोर्ट शुल्क होता है, न्याय शुल्क होता है, वो विवाद की विषय वस्तु के आधार पर होता है। तो यहाँ पर जो भी न्याय शुल्क होगा वो आपको खोलना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पर केवल प्रारूप की बात कर रहे हैं तो प्रारूप में ये खोलना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो है आपका प्रैक्टिकल में अगर आप जाते हैं तो ये आपको अमाउंट खोलना पड़ेगा कि हम इतनी अमाउंट पर कितना न्याय शुल्क अदा कर रहे हैं, अन्यथा ये आपका वाद खारिज का आधार हो जाता है। तो ये आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह कि वादी उपरोक्त आधार पर निम्न अनुतोष पाने का अधिकारी है। तो ये आपका अगला पॉइंट है। यह कि प्रतिवादी को वादी के भवन संख्या से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाया जाए। तो यहाँ पर अब क्या है, वादी अपना अनुतोष मांग रहा है, क्यों उसने वाद लाया है, उसके लिए उसको क्या क्या अनुतोष चाहिए। तो सबसे पहले वो चाहता है कि प्रतिवादी को उसके भवन से जो है बेदखल कर दिया जाए और कब्जा जो है वादी को दिलवाया जाए। अगला अनुतोष देखेंगे। यह कि मार्च 2024 से बेदखल किए जाने के दिवस तक रुपया 1,000 प्रति मासिक के हिसाब से किराया दिलवाया जाए। तो यहाँ पर जो है जो उसका बकाया किराया है 1,000 रुपये महीना का, जो कि 10 महीने का बकाया है, उसको भी वो अनुतोष के रूप में मांग कर रहा है। आगे देखिएगा, वाद का व्यय दिलवाया जाए, यानी कि जो मैं वाद किया हूँ वाद का खर्चा भी मुझे दिलवाया जाए, क्योंकि अगर वो किराया समय पर दे देता तो मुझे वाद नहीं करना पड़ता, और अब मैं वाद कर रहा हूँ किराया वसूलने के लिए, तो मुझे वाद का खर्च भी दिलवाया जाए। अगला पॉइंट है, अन्य अनुतोष जो न्यायालय के समक्ष हो, वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जाए। तो न्यायालय अपने विवेक अनुसार जो भी कोई अन्य अनुतोष देना चाहता है वो प्रतिवादी से वादी को दिलवाया जाए। तो ये भी आपका अनुतोष के लिए लाइन आवश्यक है, इसके बिना अनुतोष नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। हस्ताक्षर वादी, यानी कि आपका ये वाद पत्र इतना कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर वादी को हस्ताक्षर करने होते हैं। और एक बात और है इसमें, जो
पहला पेज है वहाँ से लेकर के दूसरा पेज है, तीसरे पेज है, जितने भी पेज का वादपत्र बनता है सभी पेज पर वादी के हस्ताक्षर कराए जाते हैं और अंत में भी हस्ताक्षर होते हैं। तो नीचे जो भी वादपत्र में स्पेस बचता है वहाँ पर वादी के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप प्रारूप बना रहे हैं तो उसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो आपको केवल प्रारूप बनाना है, हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, आपको वादी के हस्ताक्षर यहाँ पर कराने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सत्यापन, सत्यापन भी करना होता है इसमें। देखिए क्या है, मैं वादी ए तस्दीक यानी कि स्वीकार करता हूँ कि वादपत्र की धारा 1 से लगाए 10 तक में अंकित अंकित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी और कानूनी सलाहकार के आधार पर सत्य है। मैंने अपना हस्ताक्षर वादपत्र के नीचे आज दिनांक, जो भी दिनांक होगी, को मुकाम समक्ष कचहरी कर दिया है। तो ये 10 धारा है, 10 धारा का इसने यहाँ पर जिक्र किया है कि धारा 1 से लेकर के 10 तक जो भी मैंने तथ्य बताए हैं उनसे मैं पूर्ण रूप से परिचित हूँ, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में वो हैं और कानूनी सलाहकार के आधार पर इनको मैंने सत्य पाया है और मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। तो ये सब जो है सत्यापन भी करना होता है इसमें, तो ये भी आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए दिनांक लिखेंगे, दिनांक जो भी होगी, और हस्ताक्षर वादी और हस्ताक्षर फिर अधिवक्ता। तो यहाँ पर फिर से तब हस्ताक्षर होंगे वादी के और फिर उसके बाद हस्ताक्षर होंगे अधिवक्ता के। तो ये इस तरह से आपका पूरा वादपत्र तैयार हो जाता है। चलिए, तो इस तरह से आप लिखेंगे और इसी तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ तारीख हैं, कुछ अमाउंट हैं, वो काल्पनिक हो सकती हैं, वो आप प्रॉब्लम के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से उनको जो है लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश संख्या, ये जो आपने प्रारूप में लिखा था स्टार्टिंग में, वो सब इसमें लिखना होगा। मेन चीज़ ये शपथ पत्र के बारे में बात करता है कि जो वाद पत्र होता है शपथ पत्र उसमें देना होता है। संहिता का आप देखेंगे आदेश संख्या 19 ऑर्डर नंबर 19 में जो है शपथ पत्र से संबंधित प्रावधान दिया गया है, उसको आप देखेंगे वहाँ पर मिल जाएगा सीपीसी का ऑर्डर नंबर 19 में। तो जब कोई वादी जो है वाद पत्र प्रस्तुत करता है तो उसको साथ उसको शपथ पत्र भी देना होता है। शपथ पत्र में सब चीज़ें, ये आपका जो वाद पत्र में स्टार्टिंग में लिखी थी वो सब चीज़ें लिखनी होती हैं। उसके बाद शपथ पत्र उसको लिखना होता है। देखिए शपथ पत्र में क्या लिखना होगा, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसके बिना अगर आप वाद का प्रारूप बना रहे हैं, परीक्षा में भी बना रहे हैं, तो भी आपका वो कम मार्क्स होंगे, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये शपथ पत्र भी वहाँ पर लिखना पड़ेगा वाद पत्र के साथ। ये आपका नए पेज पर लिखा जाएगा नेक्स्ट पेज से, तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा। और अगर परीक्षा की कॉपी में नए पेज की व्यवस्था नहीं है तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसी के नीचे से ये शपथ पत्र डाल करके उसको लिखेंगे। चलिए देखिए शपथ पत्र में क्या क्या लिखा जाता है। मैं वादी ए शपथकर्ता निम्नलिखित बयान करता हूँ। यह कि वाद पत्र में मेरा व मेरे पिता का नाम और पता सही एवं सत्य है। तो वाद पत्र में मैंने जो भी मेरा नाम लिखा है, मेरे पिता का नाम लिखा है और निवास स्थान है, वो सब मैंने सही लिखा है। इस बात को मैं तस्दीक करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि वो सब सही है, सत्य है। यह कि शपथकर्ता ए उपरोक्त वाद में वादी है, इसलिए हालात मुकदमे से अच्छी तरह वाकिफ़ है। यह कि वाद पत्र की धारा 1 से लगायत 8 तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी में तथा शेष धारा 9 व 10 का मंथन कानूनी मंत्रणा के आधार पर सब सत्य एवं सही है। इसमें कोई चीज़ न तो झूठ है और न ही छिपाई गई है। इस शपथ पत्र द्वारा इसमें लिखी गई बातें स्वीकार करता हूँ, यानी कि तायीद करता हूँ। तो ये सब शपथ पत्र उसको देना पड़ेगा, उसमें सब चीज़ें लिखना पड़ेगा। जो वाद पत्र की धारा हैं, जितनी भी धाराएं बनती हैं वो सब यहाँ पर लिखनी होगी। 1 से 8 तक धाराएं मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सही है। 9 और 10 जो धारा है वो कानूनी मंत्रणा, कानूनी सलाह के आधार पर मैं उसको सच मानता हूँ।
तो ये सब उसको शपथ पत्र देना होगा। उसके बाद क्या है, हस्ताक्षर, शपथकर्ता के हस्ताक्षर हो जाते हैं। उसके बाद इसका भी सत्यापन करना होता है कि उपरोक्त हलफनामे की धारा 1 से 3, जो 1 से 3 ये धारा है, ये हलफनामा भी बोलते हैं शपथ पत्र को। तो हलफनामे की धारा 1 से 3 मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सही एवं सत्य है, इसमें न तो झूठ है और न ही कुछ छिपाया गया है। और यहाँ पर लास्ट में अधिकांश लिख देते हैं, ईश्वर मेरी मदद करे या खुदा मेरी मदद करे, इस तरह से भी एक लाइन जोड़ देते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए दिनांक आपका आ जाएगा, ये दिनांक वाला पॉइंट यहाँ से आ जाएगा और हस्ताक्षर शपथकर्ता के आ जाएंगे। तो ये भी आपका सत्यापन होता है। तो ये शपथ पत्र आपका ज़रूरी होता है देना, और इसमें भी आपका ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पर स्पेस छोड़ना होता है, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा आपका नीचे चला जाएगा और स्पेस आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी कोर्ट के टिकट वगैरह चिपकाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो ये आपका वाद पत्र का पूरा फॉर्मेट है और इसको आप बनाएंगे, लिखेंगे। इसके बाद हम जो है इसी वाद पत्र के आधार पर लिखित कथन तैयार करेंगे और लिखित कथन के बाद हम विवादक बनाएंगे। तो पूरा आप फॉर्मेट देख लीजिएगा वीडियो में, उसको लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लिखित कथन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा आपको लगा है। कोई आपको मिस्टेक लगती है तो उसका भी हमें बताइएगा, जिसमें सुधार किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।